नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पुष्पेंद्र तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स पे एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी साथियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशहाली और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस लेकर के आए और आप सभी लोग अपने जीवन में जो सफलता के शिखर और ऊंचाइयों को प्राप्त करें। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैं आपके इतिहास विषय की श्रृंखला को लेकर के आगे बढ़ रहा था और इतिहास विषय की श्रृंखला में प्राचीन भारत के इतिहास में मैंने अभी तक आपको जो है कालचक्र, टाइमलाइन, उसके बाद में स्टोन एज, पाषाण काल के तीनों प्रकार, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको जो है एक क्लास जो है ताम्र पाषाण काल की ली थी। ताम्र पाषाण काल में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार जो है तांबे के आविष्कार ने मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। और उन्हीं श्रृंखला में आज हमारा जो नया टॉपिक है वह है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स में अगर इतिहास विषय में प्राचीन भारत के इतिहास से कोई भी अगर प्रश्न उठ रहा है और अगर ये हमारा टॉपिक अछूता रह जाता है तो ये बात असंभव हो सकती है, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से कोई प्रश्न बिना आए रह ही नहीं सकता है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। तो आइए हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। हालांकि मेरी जो प्रीवियस क्लासेज हैं आप उनको जो है जा कर के देख सकते हैं। तो हमारा जो आज नया टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे पता लगा, इसके बारे में हमें किसने जानकारी दी, कहाँ से इसकी खोज हुई, इसका क्या क्या क्षेत्र रहा, कहाँ तक इसका विस्तार था और इसके क्या क्या नाम रहे, क्या इसका कालचक्र था, इन सभी के बारे में आज एक विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। साथियों, बात करते हैं सन 1826 की। देखिए, इतिहास विषय एक ऐसा विषय है, अगर आप उसको जो है रटने के बजाय अगर उसको आप समझने का प्रयास करें और समझ करके अगर उसका आप अध्ययन करते हैं तो आपके वो दिमाग में, इतिहास का कोई भी विषय हो तो वो आपके दिमाग में उसके जो एक कहते हैं ना रुकने की जो एक स्थायित्व की जो एक क्षमता होती है वो काफ़ी समय तक रहती है। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो मैं बता रहा था कि सन 1826 में एक अंग्रेज़ विद्वान हुआ करते थे, उनका नाम था चार्ल्स मेसन। देखिए, खोज और उत्खनन से ही शुरुआत करते हैं। कैसे मतलब इसकी खोज हुई, किसने खोज की, कैसे ये जो है ये घाटी कैसे अस्तित्व में आई, आज इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज़ विद्वान थे। अंग्रेज़ विद्वान जब सन 1826 ईस्वी में पाकिस्तान भ्रमण के लिए आए, घूमने के लिए आए, तो उन्हें किसी न किसी माध्यम से एक स्थल के बारे में पता लगा और वो स्थल था हड़प्पा। तो हड़प्पा स्थल पे जा कर के उन्होंने वहाँ से जब कुछ खुदाई की तो उन्हें वहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त हुईं और उसके बाद कुछ उन्हें वहाँ से लिपिबद्ध साक्ष्य भी प्राप्त हुए। तो इन सब चीज़ों के प्राप्त होने के बावजूद भी उनका ध्यान इधर आकर्षित नहीं हुआ कि ये जो हमें चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, ये चीज़ें किसी न किसी सभ्यता की प्रतीक रही होंगी या इनका जो इन चीज़ें हमें मिल रही हैं, इनका किसी न किसी काल से जो है संबंध जरूर रहा होगा। और इसके बारे में जब वो वापस लौट गए तो उन्होंने एक अपनी जो पत्रिका थी, नैरेटिव ऑफ जर्नीज पत्रिका में इसकी जानकारी दी। तो अगर इसकी शुरुआत अगर कही जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है इसके बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया था, तो हम बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीले की खोज की और वहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त की। ठीक है, उन ईंटों को प्राप्त करने के बाद हालांकि उसके आगे उन्होंने ज़्यादा व्यापक रूप से उसका उत्खनन नहीं किया। उसके बाद में वो अपने घर वापस लौट गए। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता गया भाई। इसके बाद एक समय आया सन 1853 से 1856 के मध्य। तो 1853 से 1856 के मध्य जो लाहौर से कराची के मध्य पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था। और ये रेलवे ट्रैक बिछाया किसके जो है नेतृत्व में जा रहा था, सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था। और रेलवे ट्रैक का निर्माण दो इंजीनियर थे, उन दोनों इंजीनियरों के नाम थे विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन।
ये देखिए लिखा हुआ है सन 1853 से 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था और 2 इंजीनियर थे, विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन। तो भाई जब रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा तो पटरी के नीचे किसी ठोस सतह की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने सोचा कि पटरी के नीचे हमें ठोस सतह के लिए कुछ न कुछ जो है ठोस वस्तुओं की यानी ठोस चीज़ की, पत्थर या ईंट की आवश्यकता होती। तो उन्होंने ट्रैक के दोनों साइडों से जो है क्या किया, मिट्टी को खुदवाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे ऊंचे ऊंचे टीले भी थे, तो वहाँ से भी जब उन्होंने खुदवाना स्टार्ट किया तो वहाँ से भी ईंटें निकलना प्रारंभ हो गई। ईंटों को निकलवाया, ईंटों को निकलवा के रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा भी दिया गया। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि जो हमें ईंटें मिल रही हैं ये इनका ज़रूर न ज़रूर किसी जो है सभ्यता से इनका संबंध रहा है। वो भी बात हमारी आई गई हो गई। लेकिन जब कहते हैं ना कोई भी चीज़ जो है बराबर अस्तित्व में आ रही है, बराबर उसके साक्ष्य हमें मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे सबका ध्यान उधर आकर्षित हो जाना लाजमी है, शुरुआत हो जाती है। जब धीरे धीरे बात ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक अध्यक्ष थे, उनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के कानों तक ये बात पहुंची तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके जो एक कनिष्ठ थे ऑफिसर, उनका नाम था, जो भारतीय मूल के थे, उनका नाम था दयाराम साहनी या राय बहादुर दयाराम साहनी। तो उन्होंने सन 1921 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी जी को भेजा गया पाकिस्तान कि आप जाइए और हड़प्पा नामक स्थल पर जाकर के अब आप व्यापक रूप से जो है उसका उत्खनन कीजिए, व्यापक रूप से आप पता लगाइए कि ये आखिर क्षेत्र है क्या, यह क्षेत्र हमें किस सभ्यता के बारे में इंगित कर रहा है, किस सभ्यता के बारे में बताता है। आप जाइए, मैं आपको जो है पूरा ऑर्डर दे रहा हूँ, आप उत्खनन कीजिए। अब कहते हैं कि दयाराम साहनी जी और इनके 1-2 साथी और थे, उनका नाम था राखलदास बनर्जी वगैरह, ये सब लोग जब वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने जब उसका उत्खनन किया तो इनके आश्चर्य की एक सीमा ही नहीं रही, समझ लीजिए। ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ के जो हमें साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों ने जो है पूरे भारत को जो है एक विस्मय से भर दिया। जब हड़प्पा का व्यापक उत्खनन हुआ, उसके साथ साथ फिर पूरे भारत में जो है सर जॉन मार्शल ने आदेश दे दिया कि इससे संबंधित जो जो स्थल हैं आप उन स्थलों पर जा कर के इसका जो है व्यापक रूप से उत्खनन कीजिए। तो उसके साथ साथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो साक्ष्य हमको मिले हैं, अगर मैं बताना चाहूँ, भारत में ही नहीं मिले हैं, भारत के साथ साथ अन्य 2 देश और थे जहाँ इनके साक्ष्य पाए गए। वो देश जो थे पाकिस्तान था और अफ़गानिस्तान था। हालांकि जो है प्रेजेंट टाइम में अब इसके स्थलों की खोज लमसम 1500 से 2000 स्थल इसके खोजे जा चुके हैं, जिनमें भारत में लमसम जो इसके स्थल हैं देखा जाए तो 1000 स्थल हैं, पाकिस्तान में इसके 500 स्थल हैं और अफ़गानिस्तान में इसके 2 स्थलों की खोज हो चुकी है। तो इसका कहते हैं ना कि पहला जो उत्खनित किया जाने वाला स्थल था वो दोस्तों हमारा क्या था, सबसे पहला स्थल हमारा जो था ये हड़प्पा नामक स्थल था। और देखिए मैं समझा रहा हूँ, एक बार अगर आप इसके नोट्स भी बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि इसके जो प्रथम जिन्होंने जानकारी दी थी वो चार्ल्स मेसन थे। कब थे? 1821 ईस्वी में हड़प्पा के टीले की खोज की और इन्होंने जो इसकी पत्रिका है नैरेटिव ऑफ जर्नी पत्रिका में इन्होंने इनकी जानकारी दी। फिर उसके बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में जो है रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया। कहाँ से कहाँ तक? लाहौर से कराची के मध्य रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया। कौन से इंजीनियर थे? जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ये इंजीनियर्स थे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई पूछता है आपसे कि जो है हड़प्पा की जो स्थल की खोज किसने की, तो उसका श्रेय जाता है दयाराम साहनी जी को, जो है उन्होंने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की थी। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि जो इसके मेन स्थल थे वो कहाँ कहाँ मिले हैं। भारत में मिले हैं, पाकिस्तान में मिले हैं, अफ़गानिस्तान में मिले हैं। भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? भारत में आपके जो है पश्चिमोत्तर भारत में, समझ रहे हैं, पश्चिमोत्तर भारत में आप जब आप नक्शा देखेंगे तो जो भारत का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, ऊपर के हिस्से में इधर साइड में आपके स्थल देखने को मिलते हैं। उसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर में, यानी 7 राज्यों में इनके स्थल आपको देखने को मिलते हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, यहाँ लमसम 1000 स्थल देखने को मिलते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में बलूचिस्तान एक प्रांत है, यहाँ देखने को मिलते हैं, सिंध में देखने को मिलते हैं और पंजाब में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अफ़गानिस्तान में इसके 2 स्थल देखने को मिलते हैं, मुंडीगाक और सूरतगोई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न में पूछे भी जाते हैं।
तो ये तो हो गया इनका विस्तार, जो है सैंधव सभ्यता का विस्तार हमारा कहाँ तक था। अब हम बात करते हैं कि इसका कालचक्र क्या रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए सैंधव सभ्यता जो थी हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता, अब थोड़ा प्रीवियस चलते हैं कि जो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था वो था हमारा पाषाण काल। पाषाण काल यानी स्टोन एज, वो आता था प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसमें हमें जो है साक्ष्य तो प्राप्त हैं, लेकिन जो कोई लिखित में साक्ष्य नहीं मिले थे वो हमारा प्रागैतिहासिक काल कहलाता था। लेकिन एक ऐसा काल जिसमें हमें साक्ष्य भी मिले और लिखित जानकारी भी मिले, लेकिन लिखित जानकारी को पढ़ा ना जा सके, वो अपठनीय हो, तो ऐसा काल हमारा कहलाता है आदि ऐतिहासिक काल। और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है ये इसी काल के अंतर्गत आती है। इसे आदि ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब मैं बताता हूँ उसका रीज़न। देखिए सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि चार्ल्स मेसन ने जब हड़प्पा का उत्खनन किया तो वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे लिपिबद्ध साक्ष्य मिले, जिन साक्ष्यों में जो एक लिपि लिखी हुई थी उस लिपि को बोला जाता था पृष्ठोपेदन या गोमूत्रिका लिपि। और वो लिपि मैं आपको बता दूँ, वो उसमें जो भाषा थी ऐसे लिखी हुई थी, जगह नहीं मेरे पास, ऐसे लिखी हुई थी, जैसे ऐसे एक लाइन थी, एक लाइन ऐसे थी, एक लाइन ऐसे थी, एक लाइन ऐसे थी। और इसी लिपि को जो है आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो जिस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा पाया तो उस लिपि के कालचक्र के बारे में डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है। और दूसरा रीज़न मैं बताता हूँ, जो इसका उत्खनन किया गया वो लंबवत उत्खनन किया गया। तो लंबवत उत्खनन के कारण भी इसका साक्ष्य जो काल टाइम है वो नहीं जानकारी मिल पाई। लेकिन फिर भी हमारे कुछ पुरातत्ववेत्ता हैं, कुछ जो है भूगर्भ शास्त्री हैं, उन्होंने जो है इनकी जो है कार्बन डेटिंग पद्धति से जो है जो इसका टाइम पीरियड है वो निकाला है। जैसे सर जॉन मार्शल के अनुसार जो इसका टाइम पीरियड है वो 3250 BC से लेकर के 2750 BC तक इसका टाइम पीरियड उन्होंने माना है। और डीपी अग्रवाल जो हैं उनके अनुसार 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका जो है कालचक्र माना जाता है। अब आगे हम आते हैं जो इसका क्षेत्रफल था। अब बात करते हैं कि हमारी हड़प्पा सभ्यता थी यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये इसका क्षेत्रफल क्या था। मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ये पश्चिमोत्तर भारत में जो है एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। देखिए पश्चिमोत्तर भारत में एक ऐसी फैली थी, त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी और लमसम इसका जो एरिया था वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितना एरिया था, 20 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई थी। अब ज़रा इसको हम समझते हैं, मेरे साथ आइएगा आप सभी लोग। अब देखिए ये है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उत्तर में जो है मांदा एक जगह है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांदा, ठीक है, यहाँ तक फैली थी। और मांदा प्रेजेंट टाइम में जो है जम्मू कश्मीर में अखनूर के पास मिलता है, ठीक है, यहाँ तक फैली हुई थी। और जो ये नदी थी, नदी का क्या नाम था, चिनाब नदी। मांदा चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था, यहाँ तक फैली हुई थी। ऐसे दक्षिण में जो है हम अगर आ जाएं तो दक्षिण में महाराष्ट्र में जगह पड़ती है दायमाबाद, दायमाबाद तक फैली थी। दायमाबाद जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। उसके बाद हम पूरब में अगर आते हैं तो पूरब में हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ के निकट एक जगह थी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो था हिंडन नदी के तट पर स्थित था पूरब में, यहाँ तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। फिर इसके बाद पश्चिम में अगर हम बात करें तो पश्चिम में जो एक जगह थी बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है, इसमें थी जगह सुदकांगेटोर। सुदकांगेटोर जो है वर्तमान में दास्क नदी के तट पर स्थित था। और प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो ये पाकिस्तान और ईरान की सीमा रेखा पे मिलता है सुदकांगेटोर। तो यहाँ से आप अगर देखें तो हमारी जो सैंधव सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इसका जो है उत्तरी जो सीमा क्या थी, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे बहुत जाते हैं कंपटीशन लेवल में कि सैंधव सभ्यता का उत्तरी सीमा क्या थी, दक्षिणी सीमा क्या थी, पूर्वी सीमा क्या थी, या सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी नदी क्या थी। तो यहाँ से देख सकते हैं सीधे क्लियर हो रहा है कि जो उत्तरी सीमा थी वो मांदा थी जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी सीमा दायमाबाद थी महाराष्ट्र में, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर थी मेरठ में, और पश्चिमी सीमा जो थी वो सुदकांगेटोर बलूचिस्तान में थी।
तो यहाँ से आपको जो है चारों सीमाएं क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से देखिए 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं। अगर कोई नदी पूछ देता है कि उस सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी नदी क्या थी, तो उत्तरी नदी थी चिनाब नदी। दक्षिणी नदी क्या थी? गोदावरी। पूर्वी नदी क्या थी? हिंडन। और पश्चिमी नदी क्या थी आपकी? दास्क नदी। ये बहुत पूछा जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं कि सैंधव सभ्यता जो हमारा था, ये सैंधव सभ्यता में उसके उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी थी? तो इसके उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई थी 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर थी। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर थी। फिर जलीय सीमा रेखा इसकी कितनी लगती थी? लमसम 1300 किलोमीटर के करीब में इसकी जो है जलीय सीमा लगती थी। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको बता दिया कि इसका उत्खनन, इसकी खोज किन्होंने की, इसमें इनका किसका किसका श्रेय रहा। फिर मैंने आपको बताया कि ये इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था, कितने देशों तक ये फैली थी। फिर इसके बाद इसका क्षेत्रफल कहाँ तक था, इसके बारे में मैंने बताया। अब हम आगे आते हैं कि आपने बहुत जगह इसको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते होंगे, बहुत जगह आप इसके जो है हड़प्पा सभ्यता पढ़ते होंगे। कहीं कहीं आप प्रश्न देखने को मिलता होगा कि जो है प्रथम नगरीय क्रांति के बारे में आप बताइए, या कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे कि ये एक प्रथम कांस्ययुगीन क्रांति क्या थी। तो इसके इतने नाम क्यों पड़े? कभी आपने सोचा है, कभी दिमाग लगाया है? देखिए मैं बताता हूँ इसके क्यों नाम इतने पड़े। कितना अन्य नामकरण मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, क्यों नाम पड़े इसके। हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा गया? सीधी सी बात है भाई, सबसे पहले चार्ल्स मेसन नाम के जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने सबसे पहला जो स्थल जो उत्खनन किया है, उस स्थल का क्या नाम था? हड़प्पा स्थल था। तो प्रथम स्थल उत्खनित होने के कारण, यानी प्रथम उत्खनित स्थल हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? भाई सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो है अधिकांश स्थल क्या जब उत्खनन किया गया, उनको खोदा गया, तो ये सिंधु नदी जो बहती थी, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही ये अधिकांश स्थल खोजने को हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी के कारण, सिंधु नदी के कारण जो है इसको जो है क्या बोला गया? सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, यानी अधिकांश स्थल सिंधु नदी के आसपास थे। अच्छा, एक है सबसे इम्पॉर्टेंट है, सरस्वती घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सरस्वती नदी प्रेजेंट टाइम में तो विलुप्त हो चुकी है और आज ये घग्गर नदी के रूप में प्रवाहित होती है। और तो सरस्वती घाटी सभ्यता क्यों कहा गया है, इसमें बात करते हैं। देखिए जब कहते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, तो इसके अधिकांश लमसम मान के चलिए आप 1100 स्थल जो थे वो सिंधु नदी और गंगा नदी के जो है मध्यवर्ती तटवर्ती क्षेत्र में पाए गए थे। और ऐसा पुराणों में माना जाता है कि उस जो बीच का जो इलाका था, बीच का जो क्षेत्र था, उसमें हमारी सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। तो इसलिए जो है इसको क्या कहा गया? 1100 स्थल सरस्वती नदी के आसपास मिलने के कारण इसे जो है सरस्वती घाटी कहा गया। अब अगला है हमारा, कहता है कि प्रथम नगरीय क्रांति क्यों हम इसको बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी, ये अपने समकालीन जो सभ्यताएं थीं, वो चाहे आप मिस्र की सभ्यता की बात कर लीजिए, वो चाहे आप जो है चीन की सभ्यता की बात कर लीजिए, उन सभी सभ्यताओं से ये जो सभ्यता थी बहुत ही उन्नतशील, बहुत बहुत आगे थी। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, जो हमारी अगली क्लास आएगी उसमें पढ़ाऊँगा कि जो सैंधव सभ्यता थी, इसमें जो नगर नियोजन प्रणाली थी उसका तो कोई तोड़ ही नहीं था। इसकी जो जल निकासी प्रणाली थी वो बहुत ही उन्नत किस्म की थी। इसमें अधिकांश भवन जो थे हमारे पक्के बने हुए थे, सड़कें जो है पक्की थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सारे मकान ग्रिड पद्धति पे बने हुए थे, जल निकासी प्रणाली बहुत थी। आप चाहे कोई भी शहर की बात कर लीजिए, धौलावीरा की बात कर लीजिए, धौलावीरा की जो है नगर निकासी प्रणाली एक अपने समय की जो है बहुत टेक्निकल प्रणाली हुआ करती थी। हालांकि मैं आगे जो हमारी क्लासें आएंगी, जो हमारी नेक्स्ट क्लास इसके बाद आएगी, वो जो जितने भी इसके स्थल हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से पढ़ाऊँगा। आज जो हमारी क्लास थी, उस क्लास में मैंने आपको इसके मेन जो इसका उत्खनन, क्या इसका विस्तार था, मतलब इसका जो मुझे परिचय देना था वो मैंने आपको बताया। फिर आगे हम आते हैं, इसलिए प्रथम नगरीय क्रांति इसको बोला जाता है। अब आगे आते हैं हम कांस्ययुगीन सभ्यता। इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? तो बच्चों कांस्ययुगीन सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है कि सैंधव सभ्यता जो हमारी थी, सैंधव सभ्यता के जो निवासी थे, इसके निवासी मुख्य रूप से द्रविड़ थे। तो इन्होंने क्या किया था भाई,
इसमें अब क्या था, तांबा जो है विशेष रूप से जो है फैल चुका था। लेकिन अब यहाँ के निवासियों ने तांबे के साथ टीन को मिला करके एक ऐसी मिश्र धातु बनाई थी जिसको हम बोलते हैं कांसा। तो कांसे की धातु का प्रयोग अब व्यापक रूप से होने लगा था। उसके बाद यहाँ से जो औजार मिलते हैं वो भी हमको कांसे के ही मिलते हैं। अतः जो है इस सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हालांकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अभी अपरिचित थे, लोहे के बारे में अभी उन्हें जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों, मैंने आपको आज सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के बारे में, उसकी खोज के बारे में, उसका कहाँ तक विस्तार था और उसका क्या क्षेत्रफल था, उसका क्या कालचक्र था और उसके क्या क्या नाम थे, इन सभी के बारे में मैंने आपको जो है बेसिक जानकारी दी। अब हमारी जो अगली क्लास आएगी सिंधु सभ्यता की, उस सभ्यता में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सिंधु सभ्यता के जो मेन स्थल थे, उसमें चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, धौलावीरा हो, चौंदड़ो हो, राखीगढ़ी हो, बनवाली हो, ठीक, इन सभी स्थलों के बारे में जो है इम्पॉर्टेंट जो भी इसके जहाँ जो साक्ष्य मिले हैं उन सभी के बारे में आपको डिटेल में मैं अध्ययन कराऊँगा। तो साथियों, कैसी लगी मेरी क्लास? आप सभी लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर व्यक्त किया करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।